17 साल के लड़के पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट जाता है जब एक रोड एक्सीडेंट में उसके माता पिता इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं। उसका इस दुनिया में माता पिता के अलावा कोई होता ही नहीं, बस उसकी एक मौसी होती है। और अब ये लड़का अपनी मौसी के घर चला जाता है। मौसी तो बेटे की तरह उसे पाल रही थी, लेकिन जो मौसा होता है वो कुछ और ही सोच रहा होता है। और एक दिन वो यहाँ पर इस लड़के को अपने घर से बाहर कर देता है और कहता है कि तुम कहीं बाहर रहो, मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं रख सकता। उसकी 2 जवान बेटी भी होती हैं। दोस्तों, उसके बाद इस लड़के के जीवन में जो होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बिहार के मधेपुरा की हकीकत की घटना है। यहां पर अमन नाम का एक लड़का जो 10वीं क्लास में पढ़ा करता है, साल 2018 का ये वाकया होता है। उसकी उम्र महज 17 साल होती है और अचानक ही एक रोड एक्सीडेंट में माता पिता इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, अब ये करे तो क्या करे, घर पर बिल्कुल अकेला रह जाता है। इसकी एक मौसी होती है और जो मौसा होता है उसका नाम रामदयाल होता है। दोस्तों, मौसा इसे अपने घर ले जाते हैं। रामदयाल की भी 2 जवान बेटियां होती हैं। कुछ दिन तक तो ये वहीं पर रहता है। 10वीं क्लास में ये तब पढ़ा करता था और जब तक ये +2 में होता है वहीं पर रहता है। लेकिन जो मौसा होते हैं इसे एक पल भी पसंद नहीं करते। वो बार बार कुछ ना कुछ कहकर इसे ऐसा दिखाया करते कि मानो ये इनके लिए है ही नहीं, ये तो पराया है। दोस्तों, साल 2020 का समय आता है जब ये लड़का यहाँ से निकलकर इनसे 2 किलोमीटर की दूरी पर एक कमरा किराए पर ले लेता है और वहाँ अपने घर, अपने परिवार को बना लेता है और वहीं पर रहने लगता। अकेला होता है, हालांकि अब वही कमरा इसका घर परिवार होता है और वहीं पर ये रहने लगता। खुद दिहाड़ी मजदूरी करता और पढ़ाई करने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ने लगता है और साल 2023 का वाकया होता है जब अमन BSc फाइनल में पहुंच जाता है और वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। अब यहाँ पर जो मौसी होती है कई बार तो इससे मिलने के लिए आ जाया करती। ये लड़का भी बीच में जब मौसा घर पर नहीं होता तब ही अपनी मौसी से मिलने के लिए चला जाया करता, लेकिन मौसा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और फिर साल 2023 में ही मौसी इससे कहती है कि बेटा तू 4 दिन के लिए हमारे घर पर आ जाना, क्योंकि 4 दिनों के लिए तेरी दोनों बहनें, मौसा मौसी, हम चारों के चारों लोग बाहर जा रहे हैं। घर पर एक भैंस भी है, उसकी देखरेख करने के लिए तुझे यहाँ पर रहना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ जो अमन होता है वो कहने लगता है कि मौसा इस सब के लिए राजी हैं क्या? तो मौसी कहती है कि हाँ, तेरे मौसा ने ही कहा है, अमन को बुला ले। अब यहाँ पर अमन इनके घर पर आ जाता है। मौसा, मौसी और 2 बहनें वो वहाँ से सीधे बस में बैठकर निकल जाते हैं। दोस्तों, आज इसको पूरे घर की जिम्मेवारी थी। पूरे घर को बिल्कुल साफ सुथरा करता है और शाम को कुर्सी बिछाकर नहा धोकर यहाँ पर बैठ जाता है। इनके घर पर दूध लेने वाले भी आया करते। एक महिला टीचर होती है जिनकी उम्र लगभग 25 साल होती है, नाम किरण होता है। वो इनके घर पर दूध लेने के लिए आती है। सामने कुर्सी पर बैठे हुए लड़के को देखकर कहने लगती है कि आज घर वाले कहाँ गए हैं? तो यहाँ अमन किरण से कहने लगता है कि वो तो 4 दिनों के लिए बाहर गए हैं, मुझे ही 4 दिनों तक यहाँ रहना पड़ेगा। तो ये कहने लगती है कि दूध हमें कौन देगा? तो अमन कहता है कि दूध मैं ही आपको दूंगा। फिर ये दूध काटने के लिए बैठ जाता है और इधर किरण उससे पूछने लगती है कि तुम करते क्या हो? तो वो लड़का पूरा वाक्य बताता है किस तरह से मैं BSc फाइनल ईयर में पढ़ रहा हूँ और कुछ दिनों में ही मेरी जॉब लग जाएगी, फिर मैं जॉब किया करूँगा। फिलहाल तो मैं दिहाड़ी मजदूरी करके जैसे तैसे करके अपने पेट को पाल रहा हूँ। और फिर यहाँ पर किरण उससे और कुछ पूछती है कि तुम्हारे लिए खाना कौन बनाएगा, तुम क्या करोगे? तो वो कहता है कि मैं वहाँ पर भी अपने लिए खुद ही खाना बनाता हूँ, यहाँ पर भी मैं खुद ही बना लूँगा। दोस्तों, यहाँ पर किरण दूध लेकर जाती है तो उसे थोड़ा सा दूध वो फालतू और दे देता है। किरण कहने लगती है कि ये दूध फालतू क्यों दे रहे हो? तो लड़का कहने लगता है कि मैडम
मेरे पास दूध अब ज़्यादा बचेगा, इतना दूध मैं पी नहीं पाऊँगा, ख़राब हो जाएगा, आप इसको पी लेना। दोस्तों उसके बाद किरण यहाँ से मुस्कुराकर चली जाती है। जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन बारिश होने लगती है। किरण घर से पहले ही कुछ पकोड़े वगैरह तल कर लाई थी और पकोड़े वगैरह को लाकर 1 घंटे पहले इनके पास आ जाती है और फिर यहाँ आकर इनके पास बैठ जाती है और इस अमन से कहने लगती है कि आप पकोड़े खा लीजिए। दोस्तों अमन को अपनी माँ की याद आने लगती है। भी बारिश हुआ करती तो उसकी माँ भी कुछ ना कुछ अच्छा बनाया करती। आज उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। किरण उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है, तो वो रोते हुए बताने लगता है कि इस तरह से मेरी माँ भी जब बारिश होती तो मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा बनाया करती। दोस्तों अब किरण उसके जीवन के बारे में कुछ और सोचने लगती है। इधर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्तों अभी इनको 2 ही दिन मिले हुए थे, इनकी दोस्ती गहरी हो जाती है और फिर अगले दिन शनिवार था। शनिवार को जो मैडम होती है वो अपने घर जाती, अब सुबह सुबह दूध लेने के लिए आ जाती है तो यहाँ पर ये लड़का पहले ही एक खोआ बनाकर तैयार रखता है और उस खोए को टिफिन में भरकर इस मैडम को देने लगता है। कहने लगता है कि मैडम ये लो, आप अपने गांव जा रही हो, इस खोए को लेकर जाना। दोस्तों मैडम पूछने लगती है कि ये खोआ क्यों बनाया है, तो वो कहने लगा कि ये दूध बच रहा था, मैं इतने दूध को पी नहीं पाया इसलिए मैंने खोआ बना दिया। मुझे लग रहा था कि आप अपने गांव अपने घर जाओगी तो ये खोआ अपने घर ले जाओगी। दोस्तों मैडम अब कहने लगती है कि अब तो मुझे जाना ही होगा। नहीं, वैसे मैं अब इस शनिवार को जाने वाली नहीं थी, तुमने खोआ बना दिया तो अब मुझे जाना ही होगा। दोस्तों मैडम उस खोए को लेकर सीधे अपने घर अपने गाँव चली जाती है। इधर जैसे ही रात होती है, रात को करीब 12 बजे का वक्त रहा होगा जब इस लड़के को खटपट की सी आवाज़ सुनाई देने लगती है। जैसे ही ये बाहर निकल कर देखता है तो एक पिकअप खड़ी होती है। पिकअप में जो इनकी भैंस होती है उसको चढ़ा लिया जाता है और वो पिकअप वहाँ से चलने लगती है। ले लड़का दौड़कर उस पिकअप में लटक जाता है। तभी वहाँ पर उस पिकअप में 3 व्यक्ति होते हैं, उनके पास लाठी डंडा होता है। लाठी डंडों से इसके ऊपर वार किया जाता है, इसका एक हाथ टूट जाता है। ये शोर मचाने लगता है। आनन फानन में ही अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर ये पूरा मामला पूरे गाँव में फैल जाता है कि फलाने आदमी की भैंस चोरी हो गई है। दोस्तों जैसे ही मौसा को इस सब के बारे में पता चलता है, मौसा अगले दिन सुबह सुबह ही यहाँ पर पहुँच जाता है और पुलिस को भी यहाँ पर बुला लिया जाता है। मौसा का जो पहला बयान होता है वो यही होता है कि जो ये लड़का है इसने ही हमारी भैंस को बेच दिया है, ये बस फालतू का ड्रामा कर रहा है। दोस्तों पुलिस वाले भी अब अमन को गिरफ्तार कर लेते हैं और भी गाँव के जो लड़के होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो भी ये सब कहते हैं कि शायद इसने ही ऐसा किया है। अब यहाँ पर वो लड़का अपनी सफाई में बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन उससे कुछ कहने दिया ही नहीं जाता। पुलिस वाले भी उसको 2-4 तमाचे लगा देते हैं। जैसे ही अगले दिन वो मैडम आती है, मैडम को जब ये पता चलता है तो मैडम के दिलो दिमाग में से वो लड़का उतरने लगता है, क्योंकि मैडम उस लड़के को अपने दिल और दिमाग में बसा चुकी थी कि ये लड़का बहुत ही नेक है, बहुत शरीफ है, ऐसा लड़का मुझे शायद नहीं मिलेगा। लेकिन जब उसकी करतूतों के बारे में मैडम को पता चलता है तो मैडम का गुस्सा भी 7वें आसमान पर होता है। मैडम सोचने लग जाती है कि मैं इसके बारे में क्या सोच रही थी और ये क्या निकला। लेकिन मैडम के दिल में एक बात खटक रही थी कि मुझे इससे पूछना है कि इसने ऐसा क्यों किया। फिर जब पुलिस वाले उसे लेकर जा रहे थे तो यहाँ पर मैडम उसके पास पहुँचती है और उससे कहने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। दोस्तों अमन यहाँ पर रोने लगता है, रोते हुए कहता है कि मैडम मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे नहीं पता मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, मेरा तो हाथ भी टूट गया है, मैं गोली खाकर यहाँ पर जैसे तैसे दर्द को सहन कर रहा हूँ, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है। दोस्तों अब इस मैडम को कुछ इस लड़के की बातें यकीन में आने लगती हैं। इसे लगता है कि शायद ये लड़का सही कह रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा। फिर वो अपने एक जानकार आईपीएस ऑफिसर के पास फ़ोन करती है और उसे सारा मामला बताती है। आईपीएस ऑफिसर अब इस एसएचओ से बातचीत करते हैं तो एसएचओ साहब भी जय हिंद सर, यस सर, हाँ जी सर, ऐसी बातें करने लगते हैं और फिर यहाँ पर 3 दिन की इन्हें मोहलत दे दी जाती है। दोस्तों अब मैडम इस लड़के को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में जाती है, वहाँ जाकर इसका इलाज स्टार्ट करवाती है, इसका चेकअप कराती है तो पता चलता है इसके हाथ में फ्रैक्चर है। फिर उस हाथ में प्लास्टर चढ़ाया जाता है।
अब प्लास्टर चढ़ाने के बाद जैसे ही 3 दिन बीतते हैं तो यहाँ पर पुलिस वापस आ जाती है, क्योंकि इस लड़की की जिम्मेवारी पर ही इस लड़के को छोड़ा गया था। 3 दिन के बाद पुलिस वापस आती है और फिर यहाँ पर जांच पड़ताल में लग जाती है। अब ये मैडम फिर दोबारा से उस आईपीएस ऑफिसर के पास फ़ोन करती है और उससे कहने लगती है कि साहब, इस लड़के ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, इसे तो ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। अब ये आईपीएस ऑफिसर उस ज़िले के एसपी साहब को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि एसपी साहब, आपके ज़िले में ऐसा ऐसा कांड हो रहा है, एक लड़के को निर्दोष फंसाया जा रहा है, आप जरा उस मामले में दखल अंदाजी कीजिए, देखिए तो सही उस मामले को। तो यहाँ पर एसपी साहब भी बिना कुछ देरी किए हुए एक टीम गठित करते हैं और टीम को काम पर लगा देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति ने गवाही भी दी थी और उसमें यही कहा था कि मुझे भी इसने 5,000 रुपये दिए थे और इसने भैंस को बेच दिया है। दोस्तों, अब उस व्यक्ति से दोबारा जांच पड़ताल की जाती है। सख्ती के साथ जब उससे पूछा जाता है तो वो टूटता है और एक ऐसा सत्य बताता है। वो कहता है कि साहब, ये सब कहने के लिए मुझे राम दयाल ने कहा था और उसने मुझे पैसे दिए थे। दोस्तों, अब राम दयाल को पकड़ा जाता है। राम दयाल कोई और नहीं होता, इस लड़के का मौसा होता है। और जब उस मौसे की खातिरदारी की जाती है, सख्ती के साथ उसे पूछा जाता है, तो मौसा भी टूट जाता है और एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दरअसल जो मौसा होता है उसे डर होता है, कहीं मेरे मरने के बाद जो इसकी मौसी है, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, उसे कहीं इस लड़के के नाम ना कर दे। ये डर उसे सता रहा था, इसलिए बार बार वो इस लड़के को अपने आप से अलग दिखाना चाहता था, इससे अलग होना चाहता था। लेकिन यहाँ पर वो किसी भी तरह से इसकी जो मौसी है उसे इससे जुदा नहीं कर पा रहा था। वो आज यही सोच रहा था कि अगर मैं इसके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा दूंगा तो मौसी भी इससे अलग हो जाएगी, वो भी सोचने लग जाएगी कि ये लड़का चोर है और ये गलत काम करता है। लेकिन यहाँ पर भला हो उस आईपीएस ऑफिसर का जिसने इस पूरे मामले का खुलासा करवा दिया। उसके बाद यहाँ पर पंचायत जुड़ती है और पंचायत में ये आपस में फैसला सुलझा लिया जाता है। इस लड़के को कहा जाता है कि अगर तुम मानहानि का दावा इनके ऊपर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। लेकिन ये लड़का बहुत ही सीधा होता है और अपने मौसे से कहने लगता है कि मौसा, अगर तुझे ये डर था तो तू मेरे से बात कर लेता, मुझे तेरी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तेरी प्रॉपर्टी तेरी बेटियों की ही रहेगी, मुझे कभी भी तेरी प्रॉपर्टी से कोई लालच नहीं है। दोस्तों, अब यहाँ पर फिलहाल इन सब का समझौता हो जाता है, जो घरेलू समझौता होता है। पुलिस इस मामले को छोड़ देती है और उसके बाद यहाँ पर जो ये लड़का होता है ये अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है। पूरी करने के बाद एक कंपनी में लग जाता है। इधर जो मैडम होती है उसे इसी तरह का एक ईमानदार लड़का चाहिए था और वो आज यहाँ पर इस लड़के के प्यार में इस तरह से टूट जाती है, वो इससे शादी करने का फैसला ले लेती है। दोस्तों, अब समय आ जाता है मार्च 2024, 20 मार्च 2024 को इन दोनों की शादी रखी जाती है और बड़ी ही धूमधाम से 20 मार्च 2024 को इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये बड़े आराम से बड़े खुश हैं। जो मैडम है वो प्राइमरी टीचर है, जो लड़का है वो एक प्राइवेट जॉब किया करता है और दोनों के दोनों अपने जीवन को बेहतर तरीके से आगे बिता रहे हैं। दोस्तों, हाल फिलहाल में ही यहाँ पर इनको एक लड़का हो जाता है और अब इनका जीवन और भी ज़्यादा खुशियों के साथ बीत रहा है। तो ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो कमेंट आता है वो अजय चौहान जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो जीतू का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही सुंदर होती है। जीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रघुवीर का कमेंट आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। रघुवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो मोनमोहन श्रीवास्तव का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है कुमार केसी जी का। जय श्री राम, जय शंभू, जय श्री राम, जय शंभू। धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी, जय श्री राम। दिग्विजय सिंह, नाइस स्टोरी। उसके बाद विजेंद्र शर्मा जी, गजब की कहानी है, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, सुपर से ऊपर है। राम गोसाई, एकदम गजब है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें। समाधान पाटिल जी हमें कमेंट करते हैं, भाई साहब तुम्हारी कहानी से आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समाधान पाटिल, जलगांव, महाराष्ट्र, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद धर्मेंद्र कुमार
शर्मा जी का कमेंट आता है और उसके बाद जो कमेंट आता है वो नीलम का आता है। नीलम जी बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी भी हमें कमेंट करते हैं। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो शाह आलम का आता है, वेरी गुड मैसेज सर जी। और जो उसके बाद कमेंट आता है वो दिग्विजय सिंह का आता है, छी छी बैड वुमेन। राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। पवन शर्मा जी हमें कमेंट करते हैं, भाई साहब जी आपका बताने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है। राम गोसाई जी आपकी कहानी सुपर से ऊपर है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो आता है शंकर स्वामी जी का, सपन देही जी कमेंट करते हैं। और उसके बाद में जो कमेंट आता है वीरेंद्र शर्मा का, रघुवीर सिंह नेगी जी का कमेंट आता है, मोहम्मद मंजीर जी कमेंट करते हैं, भूपेंद्र कुमार जी का कमेंट आता है। और उसके बाद में जो कमेंट आता है कमल सिंह का आता है। आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।